गुड मॉर्निंग क्लासेस। आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले जो क्लासेस थी उसमें अन्य जो हिस्ट्रिकल चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा। आज हम हमारे भारत देश के सबसे दक्षिणतम भाग के एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एक जाना माना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो आज हमारा पॉइंट होगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में है कर्नाटका में, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य ये प्राचीन समय का इतना ज्यादा समृद्ध देश या समृद्ध क्षेत्र था या प्रांत था, जो कि सभी इलाकों के अंदर जाना माना था। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रसिद्धतम जो मंदिर है वो बनाए गए हैं। वह जल की जो पूर्ति है वो भी बेस्ट प्रकार से की गई है, जैसे नहर, जलाशय वगैरह। और इस विजयनगर साम्राज्य को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसका चारों ओर से आवरण यानी चार दीवारी इस टाइप से की गई है कि बाहर से आने वाला कोई भी युद्ध या फिर शत्रु किसी प्रकार की कोई बाहरी प्रॉब्लम इस क्षेत्र को छू नहीं सकती है, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उस आने वाली समस्या से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हम ऐसे ही साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, उसका नाम है विजयनगर। अब आप यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता कैसे चला। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सन 1800 में 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने एक अधिकारी कॉलिन मैकेंजी, क्या नाम था बेटा? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को सर्वे करने के लिए भेजा। ठीक है। किसको भेजा था? 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने एक अधिकारी कॉलिन मैकेंजी को सर्वे करने के लिए भेजा। आप लोगों को सभी को पता है कि अंग्रेज लोगों को यहाँ की जो प्राचीनतम चीजें थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या उनको एक मैगजीन या फिर ऐसा क्षेत्र रहता है कि जिसके अंदर उनको सजा करके रखा जाता है, उनको लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने इस जगह की क्या करवाई? सर्वे करवाई। सर्वे कराने के लिए जो सबसे पहला व्यक्ति वहां पर गया था, कौन था? कॉलिन मैकेंजी। उसने इस क्षेत्र की खोज सबसे पहले की, और कॉलिन मैकेंजी ने ही कॉलिन मैकेंजी ने यहाँ का सबसे पहली बार नक्शा बनवाया। नक्शा बनाया। आ गया समझ में? सबसे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस टाइप से हमें पता चला। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कॉलिन मैकेंजी ने इसकी सर्वे की, खोज की, और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके के पूरे क्षेत्र का एक क्या बना दिया? नक्शा बनाया, और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया। और ये अंग्रेज कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे देखते हैं हम लोग विजयनगर की स्थापना, शुरू से लेते हैं। विजयनगर की स्थापना
फर्स्ट पॉइंट, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर व बुक्का, हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने, कितने भाइयों ने? दो भाइयों ने मिलकर की। सेकंड, विजयनगर कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला साम्राज्य है। सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ साम्राज्य है। यहां पर चार वंशों ने साम्राज्य स्थापित किया। कितने वंशों ने स्थापित किया बेटा? चार वंशों ने साम्राज्य स्थापित किया। चार वंश है। फर्स्ट, संगम, संगम वंश। सेकंड, सुलू वंश। थर्ड, तुलु वंश। फोर्थ, अराविदु वंश। आया समझ में? ये विजयनगर की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर जो है कहाँ पर बसा हुआ है? कृष्णा नदी के से लेकर के सुदूर दक्षिण तक बसा हुआ है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है ये क्षेत्र? कर्नाटका में। यहाँ पर चार वंशों ने साम्राज्य स्थापित किया था, यानी चार वंशज, चार साम्राज्य जो है उन्होंने स्थापित किए थे। यहाँ पर चारों वंशज कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जो ये हरिहर व बुक्का थे वो संगम वंश के थे, उसके बाद सुलू वंश आ गया, उसके बाद तुलु वंश आ गया, उसके बाद में अराविदु वंश आ गया। अराविदु वंश आने के बाद में यहाँ पर एक युद्ध हुआ। उस युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य जो है एकदम समाप्त हो गया था। अगर आपको माना जाए, पूछा जाए कि सबसे बेस्ट वंश कौन सा था, तो तुलु वंश का साम्राज्य सबसे बेस्ट व स्वर्ण जो है काल माना जाता है। किसके लिए? विजयनगर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह साम्राज्य 1565 में तालिकोटा युद्ध के द्वारा, युद्ध या एक और युद्ध कहते हैं इसको राक्षसी तागड़ी युद्ध, राक्षसी तागड़ी युद्ध के बाद समाप्त हो गया। यह है इसकी पूरी की पूरी कहानी शॉर्टकट में। लेकिन हम अब आगे वाले विश्लेषण रूप को पढ़ते हैं कि इसका अंदर का साम्राज्य कैसा था, किस टाइप से बना हुआ था, और जो संचार पद्धति थी वहां पर कैसी थी,
जलीय संरक्षण कैसा था, ये सारी चीजें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ का स्वर्णकाल या सबसे प्रमुख राजा, प्रमुख साम्राज्य या राजा कृष्णदेव राय को माना जाता है। आया समझ में? जैसे सभी साम्राज्यों में एक सबसे बेस्ट राजा होता है। जैसे अगर मौर्य साम्राज्य की पूछे तो सबसे बेस्ट राजा अशोक, मुगल साम्राज्य की पूछा जाए तो सबसे बेस्ट राजा जहांगीर, जैसे स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे बेस्ट राजा या फिर स्वर्ण काल माना जाता है, तो किसके समय के काल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के समय को, कृष्णदेव राय के समय को माना जाता है। ये तुलु वंश से संबंधित थे, तुलु वंश से संबंधित थे। थर्ड, इन्होंने ही सर्वप्रथम गोपुरम या प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं हम लोग, प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। और कौन सा प्रवेश द्वार था? पूर्वी प्रवेश द्वार। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन्होंने विजयनगर क्षेत्र को दोहरी वेदिका, दोहरी वेदिका का मतलब जानते हैं? डबल चार दीवारी, अर्थात दो बार चारों ओर दीवार बनाई गई है ताकि बाहरी दुश्मन इनको किसी प्रकार से परेशानी या फिर हानि ना पहुंचा सके। नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ का स्वर्णकाल किसके साम्राज्य के काल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के समय को। कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम किसका निर्माण कराया? गोपुरम या फिर प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया था। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन्होंने विजयनगर क्षेत्र को दोहरी वेदिका एंड डबल चार दीवारी के नाम द्वारा भी सुरक्षित करवाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर गोपुरम क्या है? गोपुरम ये साम्राज्य की सीमा के बाहर बने प्रवेश द्वार होते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ अंदर कोई मंदिर है।
आप सभी ने साउथ की फिल्म देखी होगी। उस साउथ की फिल्म में बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार या गोपुरम हुआ करते हैं इस टाइप से। इनको फिर सजा दिया जाता है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं कोई वार्षिक अनुष्ठानों पर। ये प्रवेश द्वार होते हैं बेटा। इन प्रवेश द्वारों से सीधी सड़क कहाँ जाकर के मिलती है? ये प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में होते हैं और ये जाकर के ये पूरी सीधी सीधी सड़क कहाँ मिलती है? मंदिर के वहां, मंदिर के सामने जाकर के मिलती है। यानी इधर से यहाँ प्रवेश द्वार, इधर से यहाँ प्रवेश द्वार, और नीचे भी सेम इसी प्रकार का प्रवेश द्वार, और उसके बीचों बीच में जहां पर भी प्रवेश द्वार होता था इससे हमें पता लग जाता था कि हाँ यहाँ पर मंदिर है। किसी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती थी, सीधा इस प्रवेश द्वार में घुस जाओ और ये सीधी सड़क आपको मंदिर के सामने पहुंचा देगी। देखो ये चीज ऐसे मंदिर के वहां सामने पहुंचा देगी। और एक और चीज विशेषता थी इसकी कि इसको हम लोग रथ सड़क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से ही सीधा हम लोग कहाँ जाते थे? मंदिर की राह में, और यहाँ पर आसपास दुकानें लगी होती थी। यहाँ पर ऐसे जो कि वहां के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विस्तार में सहयोग करती थी। आ गया समझ में? ये इस टाइप से मंदिर हुआ करता था। ये प्रवेश द्वार है, यहां से सीधा जाकर के मंदिर के वहां मिला करता था। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये प्रवेश द्वार सभी राजा या राजपुरोहित अपने नाम की प्रतिष्ठा को उजागर करने के लिए बनाते थे, अर्थात अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे। शक्ति प्रदर्शन करते थे। आगे है समझ में कि गोपुरम किसे कहते हैं? हम लोग इसको प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। और ये सीधा कहां जाके मिलता था? मंदिर से। आगे समझ में? सबसे पहला गोपुरम किसने बनवाया? तो सबसे पहला गोपुरम किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने यह परंपरा स्टार्ट की थी। और कृष्णदेव राय ने कौन सा गोपुरम बनवाया? पूर्व गोपुरम। पूर्व गोपुरम बनवाया था। कंप्लीट हो चुका है गोपुरम के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था में देखिए सबसे फर्स्ट होजों का निर्माण करवाया जाता था। होजों का मीन्स जानते होंगे आप? होजों का निर्माण कराया गया था। सेकंड, नहरों का निर्माण कराया गया था। नहरों का निर्माण कराया गया था। थर्ड, कमलपुरम। कमलपुरम जलाशय।
इसको कमलपुरम जलाशय इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जलाशय के आसपास और उसके अंदर तो कमल खिलते थे उस जलाशय में, प्लस आसपास की जो आकृति है वो कमल के रूप में बनाई गई है, इसलिए इसका नाम फिर जो है लोटस क्षेत्र या फिर कमलपुरम ही रख दिया गया। इसकी आकृति को देख के बाद में रखा गया था इसका नाम। फोर्थ है हीरिया नहर। हीरिया नहर हीरिया नहर से एक हीरिया नाम की नहर बनाई गई थी जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी प्रदान करती थी, चाहे वो खेतों के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, किसी प्रकार के लिए हो। खोजों का निर्माण इसलिए करवाया जाता था क्योंकि वहां पर ज्यादा खारयुक्त ऐसा पानी आता था, तो मीठा जल प्राप्त करने के लिए वो होजों में किसका पानी एकत्रित करके रखते थे बेटा? बारिश का पानी एकत्रित करके रखते थे। फिफ्थ पॉइंट है तुंगभद्रा व कृष्णा नदी। सिंचाई व्यवस्था के लिए तुंगभद्रा नदी सबसे ज्यादा प्रमुख थी बेटा। कृष्णा नदी के वहां से तो ये बना हुआ ही है, लेकिन कृष्णा नदी से उतना पानी नहीं आता था जितना तुंगभद्रा नदी से आता था। तुंगभद्रा नदी के द्वारा 3 राज्यों को पानी प्रदान किया जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अभी प्रेजेंट टाइम में भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच इसी के पानी को लेकर के विवाद होता रहता है। आंध्र प्रदेश ये चाहता है कि ये पानी पूरा मेरे आए और कर्नाटक ये चाहता है कि ये पानी पूरा का पूरा मेरे आए, इसीलिए इस पर विवाद भी रहता है। लेकिन ज्यादा विजयनगर के अंदर जो पानी की व्यवस्था है तुंगभद्रा नदी के द्वारा ही करवाई गई है। तुंगभद्रा नदी से हीरिया नहर व अन्य नहरों व जलाशयों के अंदर पानी भेजा जाता है, ठीक है। और 6 में लिख देंगे हम लोग मंदिर जलाशय। मंदिर जलाशय, मंदिरों के अंदर भी कई प्रकार के जलाशय बनाए गए हैं ताकि वहां के किसी भी प्रकार की अगर सिंचाई पेड़ पौधों वगैरह में करनी होती है तो उसी जलाशय से जो है पानी को प्राप्त कर लिया जाता था। आ गया समझ में सिंचाई व्यवस्था का? होजों का निर्माण। ये आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने होज क्या लिखा है। होज जो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में होद बोलते हैं ना, होद, उन होदों को ही उस समय में होज कहा जाता था। इसमें किसका पानी एकत्रित किया जाता था बेटा? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता। नहरों का निर्माण कराया गया, कमलपुरम जलाशय, हीरिया नहर, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। अगर आपके आए तो ये सारे के सारे लिखने होंगे। नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको कि यहाँ पर एक प्रकार का चबूतरा या फिर उसको हम लोग बोले तो महानवी डिब्बा भी कहते हैं। महानवी भी डिब्बा, यहां पर लिख देती हूं महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या है ये? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये एक चौकोर व बड़ा चबूतरा है। इसकी चौड़ाई 40,000 फीट व ऊंचाई 11,000 फीट आएगा। चौड़ाई है 11,000 फीट व ऊंचाई 40 फीट है। इसका प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के लोग वार्षिक अनुष्ठानों वार्षिक अनुष्ठान का मतलब जानते हैं में किया करते थे। साल भर में होने वाला पूरे क्षेत्र का एक साथ मनाया जाने वाला प्रोग्राम, जैसे दुर्गा अष्टमी,
दुर्गाष्टमी, सेकंड रामनवमी, थर्ड दशहरा इत्यादि प्रोग्राम जो है वहां पर करवाए जाते थे और यज्ञ वगैरह भी यहाँ पर होता था, यज्ञ भी होता था। इस डिब्बे पर लकड़ी की छत थी, लकड़ी की छत जो ऐसे कैसे उसको पूरा ढके हुए रखती थी, ठीक है, और नीचे तो पत्थर का बना हुआ था जो सीमेंट वगैरह का ही। नेक्स्ट देखते हैं, इसके आसपास सभी व्यक्ति या गांव के लोग बैठ जाते थे और यहाँ पर प्रोग्राम होता था। राजा अपनी सेना का प्रदर्शन करते थे, वह सेना प्रमुख या नायक राजा को भेंट देते थे। कुश्ती का प्रोग्राम होता था, कुश्ती का नृत्य, भजन, मान सम्मान, उपहार आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। ये ध्यान रख लेना, ये मोस्ट पॉइंट है। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर वार्षिक कार्यक्रम जिसमें पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा क्षेत्र इकट्ठा होता था और एक साथ राजा के साथ मिलकर के उस समारोह को आयोजित किया करते थे और वहां पर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। सभी प्रकार की जितनी भी सेना होती थी वो सबके सामने अपना प्रदर्शन दिखाती थी और जो सेना के प्रमुख होते थे वो राजा को उपहार या भेंट दिया करते थे और अन्य जो क्षेत्र के राजा वहां पर अतिथि के रूप में आते थे जो कि वहां के राजा के लिए क्या लेके आते थे, भेंट लेके आते थे। ये महानवमी डिब्बा मिनिमम कितना चौड़ा व ऊंचा था तो आपको ध्यान रखना होगा, 11,000 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा होगा और इसके ऊपर एक लकड़ी की आधारशिला होती थी जो कि छत का काम किया करती थी और ये यहाँ पर हमेशा या फिर सभी टाइम पर जो है प्रोग्राम या फिर रहन सहन नहीं होता था। ये सिर्फ वार्षिक अनुष्ठानों अर्थात आप जानते हैं कि साल भर में जो कार्य होता है उनके लिए ही यहाँ पर आते थे, जैसे दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा या फिर कोई बड़ा सा यज्ञ वगैरह होता था ना, तब ही सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ करते थे और यहाँ पर इसके आसपास सभी व्यक्ति बैठ जाते थे और यहाँ पर समारोह का प्रोग्राम होता था। राजा अपनी सेना का प्रदर्शन करते थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम, नृत्य, भजन, मान सम्मान, उपहार आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता था। ये कंप्लीट हुआ अपना महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैसे यहाँ पर कि महानवमी डिब्बे के अलावा यहाँ पर और भी कई वो चीजें की गई थी। जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि विजयनगर साम्राज्य को किस टाइप से बनाया गया था। समझे, ये विजयनगर साम्राज्य है, उसका थोड़ा सा मैं चित्र प्रस्तुत करती हूँ यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर
प्रवेश द्वार थे। ये प्रवेश द्वार थे, यहां से व्यक्ति सीधा अंदर जा सकता था। ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसके यहाँ पर उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के अंदर यहाँ पर राजा का किला व मंदिर स्थापित थे, और जो राजा के प्रमुख मंदिर थे उनमें किसी अन्य जनता को जाने की अनुमति नहीं थी, और बाकी इन क्षेत्रों के अंदर सभी लोग रहा करते थे। और एक और चीज कि अब ये प्रवेश द्वार हो गया और इनके आसपास एक 4 दीवारी बना दी गई थी, जिससे कि गांव के लोगों को किसी प्रकार से युद्ध या फिर बाहरी हिंसक पशुओं का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर फिर उनके हुआ करते थे खेत। खेतों के आसपास भी फिर उन्होंने क्या कर दी, 4 दीवारी स्थापित कर दी, और इनके 4 प्रमुख जो गेट होते हैं, 4 प्रमुख गेट बना दिए गए, जिनमें द्वारपाल इनकी रक्षा के लिए खड़े होते थे। और ये प्रमुख गेट समस्या या असुरक्षितपन देखने पर इन गेटों को बंद कर दिया जाता था, और ये अंदर के अंदर ही सुरक्षित होते थे। बाहर के दुश्मनों को पानी की, खाने की, रहने की सुविधा न होने पर वे यहां से चले जाते थे। इससे किस किस की सुरक्षा होती थी? दोहरी वेदिका से। तो यहां पर वापस लिख देती हूं, दोहरी वेदिका से दुश्मनों से सुरक्षा, सेकंड युद्धों से सुरक्षा, थर्ड जंगली जानवरों से सुरक्षा, जंगली जानवर से सुरक्षा होती थी। अब आप देख पा रहे हैं कि विजयनगर क्षेत्र अंदर है, और यहाँ पर ही सारी नदियां वगैरह, सारे जलाशय वगैरह, हिरिया नहर वगैरह है, और इनको डबल वेदिका, पहले तो ये एक वेदिका कर दी गई जिसमें पूरा गांव या पूरा क्षेत्र आ चुका है। बाहर इन खेतों को भी वापस से चौरी वेदिका के अनुसार इनको क्या कर दिया गया है, अंदर सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि अगर कोई भी युद्ध या दुश्मन या फिर जंगली जानवर आए तो उनको खाने की या फिर किसी प्रकार की जो है उनको आपूर्ति ना हो, और वो वहां से परेशान होकर के चले जाए। इस प्रकार से सुरक्षा वहां पर विजयनगर क्षेत्र में इतने सालों पहले भी की गई थी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लास्ट, विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति। सबसे फर्स्ट पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति अराविदु वंश के राम राय द्वितीय के समय में विजयनगर की समाप्ति हुई। 1565 में, कब बेटा? 1565 में राम राय व अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा
कि सुल्तानों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम तालीकोटा युद्ध या राक्षसी तागड़ी युद्ध भी है। इसमें रामराय द्वितीय की गलत योजना के कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। ये ऑरल रूप में बता देती हूँ बेटा कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा 3 अलग अलग क्षेत्र थे, उनके सुल्तान भी अलग अलग थे। लेकिन रामराय द्वितीय ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन तीनों सुल्तानों को आपस में लड़वा दूं, जिससे मैं जो है इन तीनों क्षेत्रों को ही क्या कर लूंगा, जीत जाऊंगा। ये सबसे पहले अहमदनगर के सुल्तान के पास गया और अहमदनगर के सुल्तान से बोला कि आप मेरे साथ हो जाइए और हम बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। फिर ये गया बीजापुर के पास में, बीजापुर के सुल्तान के पास में। फिर उसने उससे बीजापुर के सुल्तान से कहा कि आप मेरे साइड हो जाइए, हम जो है किससे लड़ाई करेंगे, अहमदनगर और गोलकुंडा से लड़ाई करेंगे। और फिर अंत में ये गया गोलकुंडा के पास। गोलकुंडा के सुल्तान के पास में जाने के बाद उसको भी सेम टू सेम यही चीज बोली कि हम अहमदनगर और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाई करेंगे और हमें ये जीत हासिल करनी होगी। लेकिन बाद में कहा गया कि उस युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों के सुल्तान एक साथ हो गए और रामराय द्वितीय अकेला हो गया। अपनी इस योजना और इस नीति के असफल होने के कारण और इन तीनों के एक साथ मिल जाने के कारण उन्होंने विजयनगर की जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अंत में तीनों सुल्तानों ने विजयनगर क्षेत्र को लूट लिया। आगे समझ में? इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। कौन से युद्ध से बेटा? 1565 में जो तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी का युद्ध था, उसके दौरान इस विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और किसके कारण? रामराय जो द्वितीय था उसकी गलत युद्ध नीति के कारण इस क्षेत्र का जो है खात्मा हुआ। और इसके अंदर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजा को राय कहकर पुकारा जाता था। यहाँ पर शासक को राजा कहकर नहीं पुकारते थे, बल्कि क्या कहा जाता था? राय। और जो मुस्लिम क्षेत्र होते थे वहां पर उनको क्या कहा जाता था? राजा को सुल्तान कहकर पुकारा जाता था। इस तरह से ये हमारा विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर एक और चीज मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ के जो मंदिर थे, 2 प्रमुख मंदिर, एक तो था विठल देव मंदिर, सेकंड था विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ के लोग विठल देव मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर को सबसे ज्यादा पूजनीय मानते थे। एक शिव का रूप था और एक विष्णु जी का रूप था। और ये जब भी कोई कार्य किया करते थे तो विरूपाक्ष नमः या फिर विठल देव नमः के नाम से इसको शुरू किया करते थे। और एक और चीज,
यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र हम्पी, जिसे राष्ट्रीय क्षेत्र या राष्ट्रीय पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। इस हम्पी का नाम यहाँ की मान्यता प्राप्त देवी पंपा देवी के नाम से पड़ा। पंपा देवी के नाम से पड़ा। समझ में आ गया? यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा बेटा? हम्पी। और इस हम्पी क्षेत्र को ही राष्ट्रीय पूरा स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई है। और ये हम्पी क्षेत्र किस नाम से पड़ा है, ये भी प्रश्न आता है, तो आपको बोल देना होगा कि विजयनगर साम्राज्य के लोग जो है पंपा देवी नाम की एक माता को माना करते थे, तो उस पंपा देवी के नाम से इस क्षेत्र का नाम जो है हम्पी क्षेत्र पड़ा। आज हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। थैंक यू।